ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो समस्या है वो महिलाओं में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है और इस समस्या की भयावहता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट है वह भी अधूरा है, क्योंकि उसमें जो पेन किलर मेडिसिन ही साधारणतया प्रयोग करी जाती हैं उनसे उन उन लोगों को, माताओं बहनों को गैस्ट्राइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडनल अल्सर होने की संभावना रहती है और कई सारे साइड इफेक्ट्स होने की संभावना रहती है। वो तो होते ही हैं और लेटर ऑन बाद में वो नी रिप्लेसमेंट तक उनको पहुंचना पड़ता है। तो आज हम चिंतन करते हैं कि कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ें इंक्लूड करें कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रिवेंशन हो और ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित ना हो भविष्य में। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें करनी हैं। चूँकि यह समस्या महिलाओं में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है, उसका कारण यह है कि महिलाओं की आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम होती है और डाइट का इंटेक पर्याप्त होता है। तो हमें सबसे पहले तो नियमित टहलने की आदत को प्रमोट करना है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो नियमित टहलने की आदत है, उससे आपके जो जोड़ हैं उनके इर्द गिर्द की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जिससे कि भविष्य में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए नित्य टहलने की आदत को हमें प्रमोट करना चाहिए। सेकंड, पीने के लिए हमेशा थोड़ा सा ल्यूक पानी, हल्का सा गुनगुना पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। थर्ड, भोजन लघु और सुपाच्य लेना चाहिए और 7 बजे तक यानी सूर्यास्त के समय तक भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए। और पार्टिकुलरली महिलाओं को रात में सोते समय जो स्किम्ड मिल्क रहता है, जिसकी मलाई निकली हुई रहती है, वो दूध या गाय का दूध, ये 1 गिलास प्रतिदिन अश्वगंधा चूर्ण के साथ जरूर लेना चाहिए। न केवल दूध और अश्वगंधा बल्कि दूध के जितने प्रोडक्ट हैं, दही, छाछ, पनीर, इनका ऋतु के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए। नित्य घुटनों की मालिश करनी चाहिए, करीब 10 से 15 मिनट मालिश करनी चाहिए। खास तौर पर सर्दी के मौसम में धूप यानी सन बाथ जरूर लें। धूप में लगभग 20 से 25 मिनट बैठ करके हमें सन बाथ लेनी चाहिए। तथा भोजन में कुछ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जैसे कि अदरक, हल्दी, दालचीनी, आंवला, एलोवेरा का जूस, इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फलों और ड्राई फ्रूट्स का मतलब सूखे मेवे और फ्रेश फल, उनका प्रयोग करना चाहिए। फलों में जो प्रायः हम प्रयोग कर सकते हैं, सेब, संतरा, केला, क्योंकि इनमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है। जो कि पीले और चमकीले जो फल होते हैं उनमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है, इसलिए हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमें किशमिश, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, बादाम, इनका प्रयोग प्रमोट करना चाहिए। सूखे मेवे अलसी के साथ में फ़ायदा करते हैं कार्टिलेज रिजनरेशन में भी, और हमारी जो ओवरऑल जो हेल्थ है उसको सही रखते हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। डाइट हमेशा फाइबर रिच लेनी चाहिए। जिन चीज़ों में जैसे ग्लूटेन जो गेहूं के अंदर पाया जाता है, ये हल्का सा सूजन को बढ़ाता है, तो इसलिए इसमें भी हमें प्लेन गेहूं का आटा लेने की बजाय हमें इसमें कुछ एक मिलेट्स के आटे, ज्वार, बाजरा इत्यादि का आटा हल्का सा और ऐड कर लेना चाहिए। तो ये एक उत्तम आटे का कार्य करता है। और चावल में भी जो वात सामक चावल होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि लाल चावल। एवोकेडो अपने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है, विदेशों में ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सोर्स विटामिन सी का होता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एक वेरीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादातर अपने इम्पोर्ट होकर के ये वेरीज़ इंडिया में आते हैं, तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बट जो पीले और चमकीले जो फल होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में, जैसे आम इत्यादि, उनको इतना प्रयोग करना है कि हमें वजन ना बढ़े। यदि इनसे, मेवे से, फलों से यदि ऐसा लगता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, तो उसका प्रयोग थोड़ा सा लिमिट में कर देना है। कुछ एक और पथ्य जैसे मेथी दाना, शोभांजन का साग। शोभांजन के तो आजकल कैप्सूल्स और टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको हो सकती है, जो प्रोन हैं, वो इसका प्रयोग बहुतायत में कर रहे हैं। डाइट फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। जो दाल इत्यादि हरी साग सब्जियां जिनमें फाइबर की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, कुछ एक उनके उदाहरण जैसे कि राजमा, उड़द,
तुवर, चना, मटर और ये लेंटिल्स या बीन्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ हरी साग सब्जियाँ भारत में क्षेत्र के अनुसार और विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, तो आप उनको हरी साग सब्जी के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि मेथी, पालक, बथुआ इत्यादि। और ये क्षेत्र के अनुसार इनके नाम बदल जाते हैं, जैसे लाल भाजी इत्यादि। तो इनका हरी साग सब्जियों का भी प्रयोग भोजन में, सलाद का प्रयोग, इनका प्रयोग भोजन में करना हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाता है। इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम का प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। मत्स्येंद्र आसन, भद्रासन, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन आसन और व्यायामों को, सूक्ष्म क्रियाओं को और प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका इत्यादि। इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम का प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। मत्स्येंद्र आसन, भद्रासन, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन आसन और व्यायामों को, सूक्ष्म क्रियाओं को और प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका इत्यादि प्राणायाम का प्रयोग, सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम, इनका थोड़ा सा समय निकाल करके यदि व्यक्ति प्रयोग करता है तो ये जो फीमेल हार्मोन का जो अति होती है और अचानक से जब कमी होती है, तो उनकी कमी और उनकी अधिकता दोनों को ये रेगुलेट करने में हमें सहायता करता है। इसलिए प्राणायाम जिन महिलाओं के लिए खास तौर पर परम पथ्य है, उनको इसका प्रयोग करना ही चाहिए। यदा कदा बबूल की छाल का काढ़ा भी एक कैल्शियम का अच्छा सप्लीमेंट का काम करता है, तो आधा चम्मच तक उसके काढ़े को बना करके, बबूल की छाल के काढ़े को बना करके उसको आधा चम्मच प्रयोग कर लेंगे, तो उससे इनिशियली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है उसमें भी लाभ मिलने लगता है। इसके बाद किस प्रकार के खाने को हमें अवॉइड करना है। देखिए, कुछ विशेष खाने इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि अत्यधिक मिर्च और मसाला और खटाई का यदि हम भोजन में प्रयोग करते हैं, तो खटाई शब्द से यहाँ पर तात्पर्य उस द्रव्य से है कि आप यदि उसको, विटामिन सी युक्त आइटम जरूरी है, लेकिन वो आप ले सकते हैं जो आपको सूट हो रहा है, लेकिन कुछ एक आइटम उसमें इस प्रकार से रहते हैं जिसको हम खटाई बोलते हैं, जो कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में समझ में आता है कि इसको लेने के बाद मुझे सूजन और बढ़ गई है। जैसे अचार, जैसे अमचूर, इसको खटाई बोला जाता है, और इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो इससे सूजन और बढ़ती है। तो खटाई का प्रयोग नहीं करना है। और इसके साथ में हमें जो फैट और ट्रांस फैट युक्त जो आहार द्रव्य हैं, जो डिब्बाबंद होते हैं, जो बासे होते हैं, इस प्रकार के जिनमें कि हाई फैट की मात्रा होती है, इस प्रकार के द्रव्य भी सूजन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनको भी हमें अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, रेड मीट, कोलेस्ट्रॉल, बहुत गाढ़ा दूध, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर में सूजन की मात्रा को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा मीठे पदार्थों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ भी हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ, जैसे कि शरबत, जैसे कि चॉकलेट इत्यादि। यह द्रव्य भी हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं। और बहुत ज़्यादा रिफाइंड जो डाइट रहती है, जैसे कि मैदे के प्रोडक्ट, जिनमें फाइबर की मात्रा नगण्य होती है, ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट वाले जो आटे रहते हैं, वो भी हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, अतः इन्हें अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला हुआ और भुना हुआ भोजन तो चिंता और क्रोध को ही बढ़ाता है, इसलिए उसको तो त्याग ही देना चाहिए। मसालेदार भोजन को, ठंडे भोजन को, आजकल एसी में रहने का फैशन है, एसी में रहने को, अपने शरीर के टेम्परेचर जहाँ पे रहने से कम होता है, जिन चीज़ों से अपने शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जैसे फ्रिज से निकाल करके कोई भी आइटम यदि डायरेक्टली लिया जाएगा तो उससे हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है। ऐसी वस्तुओं को हमें अवॉइड करना है, ये नुकसान करती हैं। बासी आइटम
हमें नुकसान करते हैं, इनको अवॉइड करना है। ठंडी और हवा का बहुत ज़्यादा अगर हम प्रयोग करते हैं, कूलर पंखे के सामने बैठते हैं, तो ये जो हैबिट्स रहती हैं, ये हैबिट्स हमें नुकसान करती हैं। ख़ास तौर पर जैसे कि रात्रि में जागना, मोबाइल इत्यादि ज़्यादा लंबे समय तक, टीवी इत्यादि ज़्यादा लंबे समय तक लोग देखते हैं और रात भर जागते हैं। तो रात्रि जागरण यदि करते हैं और फिर दिन में सोते हैं तो इससे भी हमारे शरीर में वात की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा आजकल जो एडिक्शन चलते हैं, जैसे कि गुटखा, पान, सुपारी, इनका जो एडिक्शन होता है, इसमें जो सुपारी रहती है उसका प्रयोग करने से भी वात बढ़ती है। जामुन को भी काफ़ी मात्रा में वात को बढ़ाने वाला बोला गया है, अतः इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अरहर और मूंग इत्यादि भी ये वात को बढ़ाने वाले होते हैं, अतः हमें इनका त्याग करना चाहिए।